बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एक मैप होता है जो कि आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब आप किसी भी सरफेस एरिया में बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई सरफेस एरिया पड़ा है, आपने उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि गिवन एरिया को आपने नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखना है। तो उस वक्त उसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर फाई के साथ। फाई के सबस्क्रिप्ट में ई लिखा हुआ है, ई का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है और उसका यूनिट आपके पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपके पास ज़ीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस के क्या कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं, एरिया वेक्टर और ये सारी चीज़ें जो है वो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है और ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है। ये चीज़ें हम जो है वो अपने नेक्स्ट आगे जाकर देखेंगे कि ये कब कब पॉसिबल होता है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको ड्रा करनी बताई थी कि एक पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैंने बताया था कि उनकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया, दो सरफेसेस रख ली, एक सरफेस को चार्ज के बहुत करीब रखा हुआ है, दूसरी सरफेस बी को हमने चार्ज से थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो अब देखो आपके पास क्या है कि दो स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट्स हमने नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस जो है वो प्लेस कर दिए। एक आपके पास ए है रेक्टेंगुलर सरफेस और दूसरी जो है वो बी सरफेस है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इवन दो दीज एलिमेंट्स हैव द सेम एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एलिमेंट इन द रीजन ए इज मोर देन क्रॉसिंग द एलिमेंट इन रीजन बी। क्या बात मैंने की यहाँ पर कि जो आपके पास एरिया एलिमेंट ए है उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, आप देखो फिगर के अंदर आपको शो हो रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस एरिया ए में से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और सरफेस एरिया बी में से कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रीजन ए में होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रीजन ए में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा रीजन बी से। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन बनाई कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया में से पास करती हैं, टर्मिनेट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ए रीजन जो है आपके पास उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और बी रीजन में से कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ए का जो फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा, बी का फ्लक्स जो है वो कम होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ पॉइंट चार्ज डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, देन फॉर द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट चार्ज के लिए डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे जैसे आपके पास चार्ज से आप दूर जाते जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस देखें, चार्ज के करीब एक चार्ज के पास जो थी, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब थी। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, आप ये देखो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, ये दो फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये डिस्टेंस आपके पास इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर आके और ज़्यादा हो गया, और दूर जाएंगे और ज़्यादा हो जाएगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है आपके पास, वो जब चार्ज के करीब थे तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होने से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या है, रीजन इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, एक आपने स्पेस का रीजन लिया, वहाँ पर आप कह रहे हो कि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। आपने एक एरिया ए चूज़ कर लिया जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल आपने रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी अगर फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है तो एरिया वेक्टर जो होगा आपके पास इसके ऊपर नॉर्मल होगा।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस केस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हमारे पास ई इंटू ए के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपने एक एरिया एलिमेंट को आपने पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, जब आप इसको पैरेलल रखेंगे, यानी अगर ये आपके पास एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास नहीं करेगी। जब कोई फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करेगी तो आपके पास उसका फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, जब आपने नॉर्मल टू द फील्ड लाइन या परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन रखा तो उस वक्त आपके पास जो फ्लक्स था वो ई इंटू ए के बराबर आया। जब आपने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया एलिमेंट को रखा तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई। अच्छा, अब आप अगर क्या करो कि अगर आप किसी एरिया एलिमेंट को इंक्लाइन कर दो किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, किसी एंगल थीटा के ऊपर फील्ड में, तो जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर होगा एरिया एंड वो आपके पास वो एलिमेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, पैरेलल वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी देखो, अगर आपने इस तरह से किसी एंगल के ऊपर रखा, एरिया एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये आपके पास है एरिया एलिमेंट ए की डायरेक्शन। तो एरिया एलिमेंट का को आप क्या करोगे, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा। तो जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो फाई होगा वो ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा या ई कॉस थीटा इनटू ए। अच्छा, फॉर थीटा इज आल्सो द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, हेंस इन जर्नल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन जर्नल अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखें तो वो आपके पास होती है ई डॉट ए। ठीक है, ई भी आपके पास वेक्टर है, ए भी आपके पास वेक्टर है, तो ई ए कॉस थीटा था ना, तो कॉस थीटा को हमने खत्म करके ई डॉट ए कर दिया। ए आपके पास एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए जो आपने लिखा उसमें ए का मैग्नीट्यूड और साथ में एन हैट इज़ फॉर द यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड सिंपली आपके पास जो एरिया ए है और उसकी डायरेक्शन अलोंग द यूनिट वेक्टर एन है जो कि परपेंडिकुलर है एरिया के। तो अगर आपके पास थीटा इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए इक्वल टू ई ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो आपके पास क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो cos ज़ीरो आपके पास क्या हो गया, वन हो गया, एंड cos 90 आपके पास क्या होता है, cos 90 आपके पास ज़ीरो होता है। तो इसलिए आपके पास जब थीटा 90 होगा तो फाई ई आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई थी कि जब आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे और जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, वो बात यहाँ पर आपके पास क्लियर होगी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो बात आपको बताई थी मैंने, उसको अगर हम एक फिगर से एक्सप्लेन करें तो फिगर में देखो आपने क्या किया हुआ है कि ये आपके पास है एक एरिया एलिमेंट है जिसको आपने इस डायरेक्शन में रखा हुआ है और इसके ऊपर जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस है और ये देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आपस में देखो तो आपके पास क्या है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल बन रही है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जब आपके पास पैरेलल बन रही है, ये वेक्टर n और ये वाला जो वेक्टर, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है ना, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों के दरम्यान में एंगल क्या होगा, ज़ीरो, एंगल ज़ीरो होगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर है आपके पास अगर आपने एरिया वेक्टर को इस तरह से रखा हुआ है, एरिया को आपने कोई भी सरफेस एरिया आपने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर जो है आपके पास एरिया वेक्टर अलोंग द नॉर्मल है, तो अब देखो आपके पास ये जो वेक्टर है ई और ये जो वेक्टर है एन, इन दोनों को अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो थीटा है वो क्या है, वो 90 है। ठीक है,
थीटा आपके पास 90 के बराबर है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है कि आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि अगर आपने इसको किसी भी एंगल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये देखो ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है, ये इसमें आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके दो वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक आपके पास ई कॉस थीटा है जो ये बन रहा है, और एक आपके पास ई साइन थीटा है जो ये बन रहा है। तो ई कॉस थीटा और ये जो एन है, देखें दोनों पैरेलल है ना, ये और ये वेक्टर। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर से जो मैंने ये लगाए हैं इनको मैं रेज कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो आपके पास ग्रीन वेक्टर है और ये जो आपके पास ब्लैक वेक्टर है, दिस वन एंड दिस ग्रीन, ठीक है, फिगर के अंदर जो शो हुआ है, ये दोनों वेक्टर्स आपके पास क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है ई साइन थीटा वाला, ये इसके साथ इफेक्ट को जीरो कर देगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इक्वल हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखें एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर साइड 5 cm and 10 cm kept in the region of the uniform electric field 100 Newton per coulomb. The angle theta is 60 डिग्री। एंगल आपके पास कितना है, एंगल आपके पास 60 डिग्री है। सपोज करें कि थीटा जो है वो ज़ीरो है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप सपोज कर लें कि थीटा आपके पास ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपके पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा आपको थीटा फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, थीटा लगाएं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपको 100 न्यूटन पर कूलम गिवन है, और एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर आपने क्या करना है, अगर आपके पास थीटा इक्वल टू जीरो है तो फ्लक्स इक्वल होगा ई इंटू ए के, तो ई इंटू ए को सिंपल मल्टीप्लाई करें, कॉस 60 के ऊपर जो आपने लिया था वहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस जीरो एंड कॉस जीरो इज़ द 1। सो आपके पास जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या एक आर्बिट्रेरी शेप्ड एरिया अगर आप लें, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि आप जो है वो इसमें क्या करेंगे कि आप सपोज़ करते हो कि आपने किसी जगह पे किसी सरफेस एरिया एलिमेंट के ऊपर कोई भी आपने आर्बिट्रेरी शेप का कोई सरफेस एरिया ले लिया और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, स्मॉल पैचेस में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हर एक पैच होगा वो कंसीडर होगा इस तरह से कि उसके ऊपर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, और आपने हर उस स्मॉल एलिमेंट के लिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप हर स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उन तमाम एलिमेंट्स का जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह का देखो आपके पास ये एक आर्बिट्रेरी शेप्ड सरफेस मैंने यहाँ पर शो की हुई है, तो इसमें आपके पास क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। आपने क्या किया, इसका एक छोटा सा पैच कंसीडर किया, एक स्मॉल पैच कंसीडर किया जिसका सरफेस एरिया आपके पास डेल्टा ए आई के बराबर है, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू आपके पास है ई आई। ठीक है, तो आपने इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं, A1 A2 A3 अप टू सॉन एन एलिमेंट्स आपने लेने हैं। तो E1 डॉट A1 हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट के लिए E2 डॉट A2 हो जाएगा, तीसरे एलिमेंट के लिए E3 डॉट डेल्टा A3 हो जाएगा, और अप टू सॉन EN डॉट डेल्टा AN हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया कि समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ई आई डॉट डेल्टा ए आई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिमिट लगानी है डेल्टा ए आई अप्रोचेस टू जीरो फॉर ऑल आई, द समेशन बिकम इंटीग्रेशन, समेशन जो होगा वो आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो समेशन जब इंटीग्रेशन बनेगा तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटायर एरिया के लिए वो आपके पास क्या हो जाएगा, ई डॉट ए इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि इट इज़ क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गिवन सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑन द सरफेस एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपके पास ये बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी गिवन सरफेस के लिए वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये कि आपने किस ओरिएंटेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की किस ओरिएंटेशन में आपने उस सरफेस एरिया को रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है वो
क्लियर होगी। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे।